नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवाली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, जिसे हम VVI प्रश्न कहते हैं, और जो बोर्ड में पूछा जाता है, आज हम वही प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये हिंदी का है। मातृभाषा हिंदी। ये 2022 में जितने भी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड में, वो लोग इन प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा। नहीं देख कर जाएगा तो बहुत पछताइएगा, क्योंकि यही प्रश्न बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि यह सेट मॉडल सेट में से लिया गया है, जो कि बहुत ही VVI टाइप का प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है कि ये हिंदी में लिया गया है, विषय हिंदी है, मातृभाषा, जो कि दोनों बुक से लिया गया है। हिंदी का 2 बुक है, इनमें दोनों बुकों से यहाँ पे प्रश्न लिया गया है। इसलिए आप लोग प्रश्न पर बहुत अच्छी से ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से बनता है प्रश्न, और आप याद कर लीजिएगा यूं ही ट्रिक पर देखते ही देखते। तो सबसे पहले यहाँ लिखा जा रहा है कि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो समूह अ दिया हुआ रहेगा, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको 1 से 100 तक, यहाँ पे 50 तक दिया हुआ है, उसमें आपको 1 से 100 तक दिया हुआ रहेगा, जिसमें आपको मात्र 50 का आंसर देना है, बाकी को छोड़कर आना है। मात्र 50 को ही बनाना है और 50 नंबर ही आपको जुटेगा। तो इसमें आपको सभी को सही सही उत्तर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा पास पहला प्रश्न इस प्रकार है कि पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक कहानी का शीर्षक है। उस कहानी का लेखक कौन है, कहानी का लिखने वाला कौन है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये श्रम विभाजन के बारे में बतलाया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसलिए जब आप पहला चैप्टर जब निकालिएगा तो पहला चैप्टर में यही प्रश्न है, यही लेखक है भीमराव अंबेडकर, जिन्हें ने संविधान बनाया है। वही यहाँ पे श्रम विभाजन का और जाति प्रथा वाले शीर्षक का लेखन किया है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, 20 के दांत। 20 के दांत एक कहानी का शीर्षक है। कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है। कहता है कि 20 के दांत में जो कहानी है, उस कहानी में किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी का उजागर करता है, यानी कि किस वर्ग के लोगों को वहाँ पर अंतर दर्शाया जाता है। तो उसमें मध्यम वर्ग के लोगों पर अंतर दिखाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि उसमें मध्यम वर्गों के लोग पर शोषण किया जाता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। तो मेरे पास प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि यह है प्रश्न संख्या 3। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। मैक्स मूलर एक विदेशी आदमी था। वह सबसे पहले वह एक प्रोफेसर थे, और जब हमारे देश में आए घूमने के लिए तो वहाँ सबसे अच्छा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिला, जो कि आज भी यहाँ पे मिलता है। इसलिए अगर इसमें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है, तो वह भारत को माना है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि चौथा नंबर प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की कौन सी विद्या है, यानी कि नाखून जो है वो क्यों बढ़ते हैं। ये भी एक कहानी का शीर्षक है। इस कहानी में गध का कौन सा विद्या है वो हमें बतलाना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कहानी, बी में दिया गया कविता, सी में दिया गया भाषण और डी में दिया गया ललित निबंध। ये निबंध है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि ये नाखून पर का निबंध बतलाया जा रहा है। हम लोग जो पढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो नाखून पर का निबंध बतलाते हैं कि नाखून प्राचीन काल में क्या था और भविष्य काल में क्या है। ये चीज हमें सिखाता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर, जो कि बहुत ही VVI टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्नों को हम अमर प्रश्न भी कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है वो हमें बतलाना है। हिंदी भाषा जो है वो का लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का कौन सा लिपि है, देवनागरी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा इसमें।
अगला है प्रश्न की बहादुर का पूरा नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, बहादुर भी एक कहानी का शीर्षक है और इसमें बहादुर मुख्य पात्र रहता है। बहादुर एक लड़का का नाम है जिनका पूरा नाम दिल बहादुर होता है, जिनका पूरा नाम दिल बहादुर होता है। इसका सही आंसर डी नंबर का हो जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि परंपरा परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ये जो परंपरा का मूल्यांकन एक कहानी का ही शीर्षक है। इसमें जो कौन आदमी ने लिखा है उनका नाम इसमें बतलाना है कि परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है वो बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन किसने की कृति है, यानी कि कौन लिखा है, तो रामविलास शर्मा। याद रखिएगा कि राम यानी राम जो है परंपरा का प्रतीक है। याद रखने का तरीका है, राम जो है वो क्या है, परंपरा का तकनीक है, जो कि हम परंपरा से ही राम को जानते आते हैं। इसलिए जब भी आपको प्रश्न में मिले कि परंपरा का मूल्यांकन, तो याद रखिएगा कि इसमें रामविलास शर्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है वो कौन कला से संबंधित है, तो ये पंडित बिरजू महाराज जो है वो नाचता था, इसलिए कौन कला होगा, तो नृत्य कला। नाचने वाले के लिए नृत्य कला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नाट्य कला मतलब होता है जो नाटक करता, संगीत कला मतलब जो गीत गाता है, और चित्र कला मतलब जो चित्र बनाता है। तो बिरजू महाराज था वो नाटक करता था, डांस करता था, इसलिए इसे नृत्य कला में रखा गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है इस प्रकार की अभिन्यू कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है कि अभिन्यू कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 9 इस प्रकार है कि अभिन्यू कहाँ स्थित है। अभिन्यू जो है वो कहाँ स्थित है, तो अभिन्यू जो है वो फ्रांस में स्थित है। किस देश में है, तो फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिन्यू जो है फ्रांस में स्थित है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी। तो पिताजी ने जो है इस कहानी का एक पॉइंट लिया गया है मछली कहानी का। इसमें कहा जा रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदी थी। तो जो पिताजी है उनका वो 3 मछलियां खरीदी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ में प्रसिद्ध थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो सितारा वादक था, या रसोद वादक था, गिटार वादक था, शहनाई वादक था। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इनका डी वाला सही आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी, जी हाँ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी का जो महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है इस प्रकार की प्रश्न संख्या 13 कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया। सिख धर्म का जो प्रवर्तक है वो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका कि गुरु नानक जी ने किए थे। सिख धर्म जो है वो सिख धर्म का प्रवर्तक गुरु नानक जी किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है। तो यह जो है किस कवि के लिए कहा गया है, ये पंक्ति वो हमें बतलाना है। तो ये पंक्ति जो है रसखान कवि जो है जिसका नाम है रसखान कवि, एक कवि है जिनका नाम रसखान है, इनके लिए कहा गया है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला 15 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि घन आनंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर हुए परसों मैं
किस कवि का नाम आया है? तो इसमें घन आनंद, देखिए इसमें पहले शुरू में ही पढ़िएगा तो लिखा है घन आनंद। घन आनंद दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये शुद्ध में लिखा जाता है घनानंद, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी नंबर। इसमें बी बना, घनानंद का कवि के नाम आता है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या है 16 नंबर का कि सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात आ डैश कछु न अब भारत में दर्शात, यानी कि भारत में अब कौन चीज नहीं दिख रहा है? विदेशी वस्तु आने के कारण भारत में कौन चीज नहीं दिख रहा है? तो इसका होगा भारतीयता, जो कि भारतीयता अब खो चुका है। पहले का जो जमाना था उससे अब अजीब हो चुका है नई नई विदेशी वस्तु आने के कारण। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा? मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहता है? तो वो भारत माता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि वो भारत माता को कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर का, तो इसे देखते हैं। तो इसमें दिया जाता है, कहा जाता है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है वो बतलाना है। तो इसका होगा रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बिहार के बेगूसराय जिले के हैं। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में अज्ञेय दिया गया है। तो इनमें अज्ञेय का सही पूरा नाम क्या होगा? तो इसमें तो सबसे पहले जो लोग नहीं याद करना चाहते हैं वो तो देख लीजिएगा कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम होगा वही पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बतस्ययान। सच्चिदानंद हीरानंद बतस्ययान, ये उनका पूरा नाम है। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 20 कहता है कि कुंवर वो नारायण बने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो वो बूढ़ा चौकीदार जो है वो वृक्ष के कहते हैं, पेड़ के कहते हैं कि ये बूढ़ा चौकीदार है, इसे जहाँ रख देते हैं वहीं ये बैठा रहता है, उगड़ते रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न इस प्रकार है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, यानी कि जब ये लेखक कहते हैं कि जब मैंने सो गया था तो उस समय कुछ ये पेड़ बढ़ गए, तो वो उसका क्या आंसर होगा? अधिक बढ़ गए थे कि इंच बढ़ गए थे, मीटर में बढ़ गए थे, सेंटीमीटर? तो इंच में बढ़ गए थे। कहानी में कहा जाता है कि कुछ इंच हम जब सो गए तो ये पेड़ कुछ इंच बढ़ गए। अगला प्रश्न फिर देखिए, ये कहता है कि प्रश्न संख्या 22 कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो बच्चे को जो है वो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 23 नंबर का प्रश्न, वो क्या कहता है सो दिखाते हैं। 23 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। कवि जो है उस कविता के अंत में बोलते हैं कि मैं फिर लौट कर आऊँगा। तो इस कविता में कवि कहाँ पे आने के लिए कहता है? क्या बिहार के मातृभूमि पर आने के लिए कहता है, या जन्मभूमि महाराष्ट्र में, या कर्मभूमि गुजरात में, या मातृभूमि बंगाल में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि यह बंगाल में आने की लौट के आने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहता है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा कौन सी कविता रचित हैं वो आपको आंसर में बतलाना है। तो इसमें 4 को कविता का नाम दे दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है सो देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो
प्रश्न का शीर्षक से ही मतलब कहानी का शीर्षक से ही पता चल जाता है कि दही वाली मगम्मा। तो मगम्मा जो है जब दही वाली कहा जाता है तो ये मगम्मा क्या बेचती होगी, दही बेचती होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला ये है 26 नंबर की, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य में को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया बिहार, बी में राजस्थान, सी में उड़ीसा और डी में केरल। तो ये जो कहानी है ढहते विश्वास, ये एक गुजरात के गांव के उड़ीसा के गांव के कहानी है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 में कहता है मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू जो है वो माँ कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका होगा कि मंगू जो है एक पागल लड़की है, वो किस कहानी की पात्र है, तो माँ कहानी की। प्रश्न संख्या 28 में कहता है पपाती किस रोग से ग्रसित थी। तो पपाती मेनिनेजाइटिस रोग से ग्रसित था। मेनिनेजाइटिस एक प्रकार के रोग होते हैं, उन रोग से ग्रसित था। प्रश्न संख्या 29 में कहा जाता है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 पर क्या कहता है। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि व्यंजना क्या है। तो व्यंजना जो है ये शब्द भक्ति है। व्यंजना क्या है, शब्द भक्ति है। प्रश्न संख्या 31 कहते हैं भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा जो है किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है, लेखों के की, कहानी की, विचारों की रचना की। तो भाषा जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति है, क्योंकि हम लोग जब विचार को आदान प्रदान करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो हम भाषा उसे कहते हैं। जो लोग अपना हिंदी में भाषा बोलते हैं वो हिंदी में अपना विचार को आदान प्रदान करते हैं, जो बांग्ला में वो बांग्ला में, अंग्रेजी में, जो जैसे जानते हैं उस भाषा में वो अपने आदान प्रदान करते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कह रहा है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें एक होगा। तो इसमें सब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा कि मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर की विद्यानुराग कौन समास है। तो विद्यानुराग जो है वो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। अब प्रश्न संख्या 34 है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति जोड़ एक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रति जोड़ एक। प्रश्न संख्या 35 कहता है कि प्रेम आनिनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद प्रेम बाटिका के दोऊ माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है। इसमें कौन सा रस है वो बदला जा रहा था। इसमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इसमें श्रृंगार रस है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 पे तो वो इस प्रकार है कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना कौन सा अलंकार है। ये गंगा और यमुना जो है वो कौन सा अलंकार है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कि एक होगा सही, वो है रूपक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गंगा यमुना में रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में कहता है प्रश्न संख्या 37 कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द हुए हैं।
यानी कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ प्रयुक्त होते हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 38 है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो में कौन सा वाक्य है? ऑप्शन में दिया गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और उपवाक्य। तो इनमें सभी वाक्य फेंटा गया है, इसीलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। बी नंबर का सही हो जाएगा, 38 का बी सही हो जाएगा। चलिए 39 का है कि काव्य गुण के प्रकार हैं। काव्य गुण के क्या प्रकार हैं वो बतलाना है। काव्य गुण जो होता है उनका क्या प्रकार है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, नीरस, सरस, भय और माधुर्य, जो कि ये सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, माधुर्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 की वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि वाच्य के 3 भेद हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 41 में कहता है बातों को जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। बातों को जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ होता है गप सप में आनंद लेना। गप सप में आनंद लेना। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होता है? सभ्य जो है उनका उल्टा असभ्य होता है, यानी कि उनका विलोम असभ्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 में कहता है वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो जो शब्द के अंतिम में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें इक प्रत्यय है क्योंकि हर्षिकार और क है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इक प्रत्यय। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 44 इस प्रकार है कि मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? मनुष्य और आगे बढ़ा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य में भूतकाल है, जो कि भूत में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि प्रश्न संख्या 45 कि दक्षिण भाव में संज्ञा है। दक्षिण भाव में कौन सा संज्ञा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दक्षिणार्थ, बी में दिया गया है दक्षिणा, सी में दिया गया है दक्ष और डी में दिया गया है दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, दक्षिण। ये सभी गलत होगा, ये भाव नहीं बतलाता है। 46 नंबर का प्रश्न में दिया गया है कि फरमाइश लिंग है। फरमाइश जो है वो कौन सा लिंग है वो बताना। तो फरमाइश जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर में दिया गया सामग्री का बहुवचन है। सामग्री का बहुवचन जैसे सामग्रियाँ होता है, सामग्रियों को गलत कहिएगा, ए नंबर गलत होता है, सामग्रियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या अब खत्म ही होने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 48 नंबर का प्रश्न है कि नौबत खाना का अर्थ होता है। हाँ जी, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है वो समझिए। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा कि नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। प्रवेश द्वार जहाँ से अंदर जाते हैं उस द्वार में मंगल ध्वनि जहाँ बजता है उसे नौबत खाना कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोर्सिस का पर्यायवाची शब्द है। कोर्सिस का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है प्रयास। ये देखिए, कोर्सिस का पर्यायवाची शब्द जो है वो प्रयास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर और सबसे अंतिम नंबर का प्रश्न यह है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, कर्म का मानक आधुनिक रूप लोग कर्म लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।